ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गणेश विसर्जन के दौरान 4 युवक डूबे यमुना में, एक को बमुश्किल निकाला बाहर, 3 लापता। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के कैशियर से लूट का असफल प्रयास, बाइक सवार बदमाशों ने कैशियर पर दागा फायर, 2 लोग घायल। थाना ताजगंज से 4 कैदी हवालात से फरार, पुलिस पर गिरी गाज, प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी निलंबित। और पानी का छोटा सा टैंक बनाकर किया गणेश विसर्जन, जागरूक शहरियों को रहा यमुना मैया की सफाई का ख्याल। और अब खबरें विस्तार से। थाना एतमादौला के फाउंड्री नगर स्थित स्टेट बैंक के बाहर दिन दहाड़े 4 हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कैशियर से लूट का प्रयास किया, जिसे कैशियर ने हिम्मत से विफल कर दिया। इससे बौखलाए बदमाशों ने कैशियर पर फायर कर दिया और वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। आगरा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि थाना एतमादौला इलाके के आगरा हाथरस मार्ग पर दिन दहाड़े एसबीआई बैंक के गेट पर 4 हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कैशियर और कर्मचारी को तमंचे के बल पर लूटने का प्रयास किया और कई राउंड गोली चलाई, जिसमें तीनों पंप कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बैंक के गेट पर सुरक्षा की दृष्टि से बैंक गार्ड मौजूद रहता है, लेकिन गार्ड आज छुट्टी पर था, जिसका फायदा बदमाशों ने उठाया। बदमाशों ने लूटने के प्रयास से कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे बैंक परिसर और राहगीरों में हड़कंप मच गया। बदमाशों के इस दुस्साहस को देख किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। जैसे ही सूचना आगरा के पुलिस अधिकारियों को लगी, आनन फानन में अधिकारियों ने मौके पर दौड़ लगा दी। पूछताछ में पता चला कि बदमाश कैशियर को लूटने में विफल हो गए। ये सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। स्टेट बैंक गए थे, हमें अपनी बैंक से निकलते ही बदमाशों ने हमला बोल दिया हमारे ऊपर। हमारे मैंने कितने लोग थे, किस में सवार होकर आए थे, पूरी घटना? वो लोग मोटरसाइकिल वगैरह पे थे, हमें पता नहीं, वहाँ से पहले से वो खड़े हुए थे। हमारी गाड़ी रुकी है, हम लोग उतरे, मैंने साहब के हाथ में बैग था, उनके मैंने साहब के गर्दन पे उन्होंने तमंचा लगा दिया। कितना कैश लेकर जा रहे थे आप? करीब 23 लाख रुपए कैश था। बैंक में जमा करने जा रहे थे? हाँ जी, रोजाना की तरह। जी सर, फिर क्या हुआ? उन्होंने बदमाशों ने हमला बोल दिया हमारे ऊपर। किस तरह से? उसने मैनेजर के ऊपर तमंचा लगा दिया, हमारा सेल्स मैनेजर तुरंत छूटा, उसको पकड़ा है लड़के को, तो उसको गोली मार दी पेट में। कितने राउंड फायर किए होंगे? करीब उन्होंने 2 गोली मारी, 3 राउंड फायर किए उन्होंने। कितने लोग घायल हुए हैं? हम 3 लोग घायल हुए हैं। गोली कितने लोग लगी है? 2 लोगों को गोली लगी है, मेरे यहाँ बट मारी है। मेरे कैश लूट लेके क्या? नहीं, कैश बच गया हमारा कैश। घायल पंप कर्मचारी के मुताबिक घटना के समय पंप से करीब 23 लाख रुपए लाकर बैंक में जमा कराने आया था कि गेट पर ही बदमाशों ने उसे घेर लिया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं या स्टेट बैंक जो फाउंड्री नगर में है, वहाँ पे कैश जमा कराने जाते थे और आज भी कैश जमा कराने गए थे। और इसके बाद जब ये बैंक पहुँचे तो बैंक के बाहर ही जो है कुछ बदमाश आए थे और उन्होंने जो है इनसे गुत्थम गुत्ता की कैश छीनने का प्रयास किया और इसके अंदर 2 लोगों को गोली लगी। और अभी यहाँ बताया गया है कि दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। कैश जो है वो लूट के नहीं ले जा पाए हैं। कुछ हुलिया उन्होंने बताया है और बदमाशों की एग्जैक्ट संख्या भी नहीं बताई है, लेकिन बता रहे हैं कि 5 से 6 की संख्या में हो सकते थे और यहाँ से ये लोग 4 व्हीलर के अंदर गए थे। तो अब इस चीज़ पर तस्दीक किया जा रहा है। इनका कहना है कि जब भी ये बैंक जाते थे तो बैंक पे कॉल करके सूचित करते थे कि ये कैश मूवमेंट कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ें जैसी प्रकाश में आएंगी आपको बताएं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज तलाशे हैं। हो सकता है पुलिस को बैंक में लगे सीसीटीवी से कुछ मदद मिले, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए। थाना ताजगंज परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब हवालात में बंद 4 कैदी हवालात का दरवाजा तोड़ वहां से फरार हो गए, जिसकी सूचना पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इसके बाद थाना प्रभारी सहित कई अन्य पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करते हुए फरार बंदियों की तलाश शुरू कर दी।
अपराधियों पर अंकुश लगाने वाली पुलिस को सुधारने के लिए सूबे के मुखिया लाख का वायदे करें, लेकिन पुलिस सुधरने की बजाय घोर लापरवाह होती जा रही है। ताजनगरी आगरा में अपराधी बेखौफ हैं। ताजा मामला आगरा थाना के ताजगंज का है, जहां पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद वाहन चोरों का एक बड़ा गैंग थाने की हवालात तोड़कर पुलिस के सामने से ही फरार हो गया और पुलिस देखती रह गई। शातिर वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने रविवार को पकड़ा था और दर्जन भर चोरी के वाहन भी बरामद किए थे। आरोपी मलखान, प्रहलाद सिंह, गौरव और योगेश हैं, जो थाने की हवालात तोड़कर फरार हुए हैं। पुलिस की घोर लापरवाही के चलते एसएसपी शलभ माथुर ने थाना ताजगंज इंस्पेक्टर पूरनचंद मेहरा, थाने का मुंशी रणवीर सिंह और थाने का पहरा शिव कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया। वहीं फरार चोरों की तलाश के आदेश दिए हैं। जो वाहन चोरों के बारे में जो है वो 4 वाहन चोर थे, थाने से ताजगंज से फरार हो गए थे रात में, और इसकी सूचना पे वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया था। उसके अंदर जो कंसर्न इंस्पेक्टर हैं और जो पहरा मुंशी और जो भी लोग वहाँ पे तैनात थे सभी को सस्पेंड। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कोई न कोई निशान जरूर छोड़ देता है। ये कहावत आज उस वक्त सही साबित हुई जब थाना हरिपर्वत क्षेत्र स्थित जय हॉस्पिटल के रिसेप्शन से शातिर चोर ने 22,000 रुपए चुरा लिए, लेकिन उसकी ये पूरी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना दोपहर की है, जब एक चोर की करतूत तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उस चोर ने जय अस्पताल के कैश काउंटर पर अपना हाथ साफ करा और 22,000 रुपए लेकर फरार हो गया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वहां लगी तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। जय हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक वो 22,000 रुपए काउंटर पर रखकर निकली थी कि एक लड़के ने आकर रुपए उठा लिए और फरार हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश में जुट गई है। मैं पैसे रखकर गई हूँ और 1 सेकंड के लिए बाहर गई हूँ और तुरंत ही वो पैसे चोरी कर ले गए हैं। 22,000 रुपए उठाकर ले गए हैं। सीसीटीवी में आ गई? हाँ, सीसीटीवी में उनके आ गए हैं। फुटेज तीनों दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़के हैं, इसमें एक चोरी करा है, दूसरा बाहर खड़ा हुआ है। यमुना में गणेश विसर्जन के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बल्केश्वर घाट के पास 4 युवक डूब गए, जिसमें से एक युवक को बेहद मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 अन्य युवकों का कहीं कोई पता नहीं चला, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। डूबे युवकों की तलाश में गोताखोरों को लगाया गया। एक सप्ताह से चल रहे गणेश उत्सव के आखिरी दिन ताजनगरी में गणपति बप्पा मोरिया के विसर्जन की धूम देखने को मिली। ताजनगरी में चंद वर्ष पहले शुरू हुए गणेश उत्सव की धूम शहर के हर गली और मोहल्ले में थी। विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना से भक्तों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं सोमवार को भगवान श्री गणेश के विसर्जन के मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भक्त गणपति की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। बढ़िया तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है। सभी भक्त इनके हम मंदिर अपने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से होते अपनी यात्रा कर रहे हैं, गणेश जी के जा रहे हैं। यही द्वारा प्रार्थना करते हैं कि अगली बार से इस तरीके से इस बार आए हर गुना 5 गुना द्वारा से आए और द्वारा से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए। रंग गुलाल उड़ाते और रास्तों पर ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते भक्त प्रथम पूज्य भगवान गणेश की भक्ति में चूर नजर आए। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जय घोषों के साथ भक्तों के समूह नजर आए। वहीं हजारों की तादाद में गणपति के भक्तों ने बल्केश्वर घाट पर गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया। फतेहपुर सीकरी के दुल्हरा गांव में लेखपाल की मनमानी से परेशान है गांव की जनता, जो प्रधान के साथ साठगांठ कर लाखों के वारे न्यारे कर रहा है। गांव के दर्जनों लोगों ने इस बारे में भारी नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए लेखपाल की मनमानी रोकने के साथ उसके निलंबन की भी मांग की। जिला प्रशासन द्वारा 6 लेखपालों के निलंबन के बाद भी लेखपालों का ढर्रा नहीं बदला है, जिनकी शिकायतों ने अधिकारियों की नाक में दम कर रखा है। ये लोग ब्लॉक फतेहपुर सीकरी के दुल्हरा गांव के निवासी हैं। क्षेत्रीय लेखपाल ने जिनका जीना हराम कर रखा है। नतीजा ये है कि आज इन्हें एकजुट होकर डीएम दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। उन्होंने बताया कि तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक दरखास्तें दी पर कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों की माने तो उनकी इस मनमानी में प्रधान की भी मिली भगत है। मैं ग्राम पंचायत दुल्हारा विकासखंड फतेहपुर सीकरी का रहने वाला हूं और हम सभी ग्रामवासी डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। हमारी ग्राम पंचायत पर
लेखपाल मनोहर सिंह है, जो वर्तमान प्रधान का रिश्तेदार है, वो लोगों ग्रामीणों का उत्पीड़न करने में लगा हुआ है। लोगों की पुश्तैनी जमीन है, उन पर जाकर के प्रधान के इशारे पर जरी बजा के रख देता है। कहता है कि मैं इसमें पट्टा काटूंगा। पट्टे काटने के नाम पर लोगों से, ग्रामीणों से अवैध वसूली कर रहा है। 15-20 हजार रुपये के 30 हजार, जिससे जैसी बातें कर रहा है वो मांग रहा है। ग्रामीण खुद परेशान है उसके उत्पीड़न से। एसडीएम साहब को हमने अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चाहते क्या हो? जी, हम अपनी ग्राम पंचायत से उक्त लेखपाल को हटवाना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में भी यह लेखपाल रह चुका है हमारी ग्राम पंचायत पर। इसने ऐसे ही पहले झगड़ा करवाया था और आज भी वह शांति भंग कराना चाहता है गांव में। हम महोदय से, एडीएम साहब से अभी हम मिले हैं। हमने अनुरोध किया है ग्रामीणों ने कि लेखपाल मनोहर सिंह को तहसील करावली से ही हटाया जाए। एडीएम साहब ने अभी हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच करेंगे। उनके मुताबिक लेखपाल और प्रधान की आपस में कोई रिश्तेदारी भी है, पर उनकी ये जुगलबंदी गांव वालों को भारी पड़ रही है, जिनकी बेशकीमती जमीनों पर लेखपाल कभी फीता लेकर पट्टे काटने की धमकी देने लगता है। गांव वालों ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर शिवसेना में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके कार्यकर्ताओं ने एमजी रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए शिव सैनिकों ने आतंकवादी संगठन अलकायदा के प्रमुख अल जवाहिरी का पुतला भी फूका और देश के अंदर अपनी नापाक हरकतों से बाज आने की चेतावनी भी दी। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 72 सीटों पर कब्जा हासिल कर सभी को चौंका दिया था। अब भाजपा की नजर उपचुनाव पर है। सपा सुप्रीमो के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। भाजपा मैनपुरी में भगवा फतह को लेकर बेहद गंभीर है। पार्टी ने आगरा के सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को मैनपुरी का चुनाव प्रभारी बनाया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आगरा के कई पार्टी पदाधिकारी इस समय मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी के वृक्ष क्षेत्र प्रवक्ता विजय शिवहारे के मुताबिक मैनपुरी उपचुनाव संघ के दिशा निर्देश में लड़ा जाएगा। भाजपा नेता इन दिनों डोर टू डोर जनसंपर्क कर सपा की गांठ में सेंध लगाने में लगे हुए हैं। मैनपुरी लोकसभा में बहुत गंभीर है। माननीय रामशंकर जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, एक राष्ट्र के नेता के रूप में उनको एक लोकसभा दी गई है, तो निश्चित ये मानना कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा की जीत को आएगी। और रणनीति के तहत जितनी भी विधानसभाएं हैं, हमारी सिद्धांत रहा है पार्टी का शुरू से, संघ परिवार की दृष्टि से काम करते हैं हम डोर टू डोर जाते हैं और जनता के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि सपा की सरकार के अंदर जिस तरह जनता का उत्पीड़न, अराजकता का माहौल, बलात्कार, रेप की हत्या कांड, जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को जनता के बीच में रू कराना और जनता को ये कहना अगर कोई विकल्प के रूप में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा चुनाव में सूबे की 72 सीटें कब्जाने वाली भाजपा की नजर अब उपचुनाव पर है। आगरा के कई भाजपा पदाधिकारी इन दिनों मैनपुरी में डेरा जमाए हुए हैं। पार्टी ने आगरा के सांसद और नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव को मैनपुरी का प्रभारी बनाया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता के मुताबिक पार्टी मैनपुरी सीट को संघ की रणनीति पर विजयश्री के लिए काम कर रही है। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों में आज देश में व्याप्त आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भारी रोष है, जिसको लेकर उन्होंने आतंकवादी संगठन अलकायदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिव सैनिकों ने नाराजगी जताते हुए महात्मा गांधी मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया और अलकायदा के कमांडर अल जवाहिरी का पुतला भी फूका। उन्होंने बीच सड़क पर खूब नारेबाजी की और आतंकवादियों को देश छोड़कर जाने की चेतावनी भी दी। पूरा नहीं हो दिया।
गौरतलब है कि इस्लामिक गतिविधियों को लेकर आतंकवादी संगठन अल-कायदा इन दिनों सुर्खियों में है, जो सारी दुनिया में राष्ट्रद्रोह जैसी गतिविधियों में लिप्त है। पर शिव सैनिकों ने उसे हिदायत देते हुए कहा कि भारत में उसके नापाक मंसूबों को हरगिज पूरा नहीं होने दिया जाएगा। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोकुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराए गए लूट के मुकदमे के बाद राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को छात्र नेताओं ने आगामी रणनीति तय करते हुए कुलपति से मुकदमा वापसी की गुहार लगाई। 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए छात्र नेताओं ने बाद में पुतला दहन से लेकर विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ तक के लिए छात्र नेताओं को पीछे नहीं हटने के लिए कहा। मांग लेने के लिए मार्कशीटों के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। उन्होंने किसी बात में मोटो हो गया विवाद, उन्होंने उसको गुमराह करके तोड़फोड़ और डकैती का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसको लेकर के हम आज DC साहब से मिले। DC साहब से मुकदमा वापसी के लिए कहा। DC साहब ने हमें 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन में मुकदमा वापसी लेंगे। अगर मुकदमा वापसी नहीं लेते तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बात। किस तरह का आंदोलन किया जाए, क्या रणनीति बनाई गई आंदोलन? हमारी रणनीति ये है कि सबसे पहले हम 2 दिन पुतले फूकेंगे, अगर हमें जगह जगह पुतले फूके जाएंगे DC साहब के, और उसके बाद अगर फिर भी हमारी कोई बात नहीं मानी जाती है हम तोड़फोड़ करने के लिए भी बात करेंगे। हर वर्ष परंपरागत निकलने वाली मुकुट यात्रा इस साल अव्यवस्थाओं के बीच ही निकल पाएगी, क्योंकि हर वर्ष नगर निगम से मिलने वाला 50,000 रुपए का अनुदान अभी तक मुकुट समिति को नहीं मिल पाया है। साथ ही मुकुट यात्रा मार्ग भी बदलना पड़ा है, जिसे लेकर कमेटी के साथ साथ क्षेत्रीय पार्षद में भी बेहद रोष है। हर वर्ष निकलने वाली मुकुट यात्रा लगता है इस बार अव्यवस्थाओं के बीच होकर ही निकल पाएगी,
क्योंकि नगर निगम से मिलने वाला अनुदान पहले समय रहते मिल जाया करता था, लेकिन इस बार समिति को अभी तक चेक प्राप्त नहीं हो सका है, जिससे समिति के पदाधिकारियों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, विकास कार्य के नाम पर भी अभी तक कुछ नहीं कराया गया, जिससे समिति के पदाधिकारी खासे नाराज हैं। तो सर हमें बहुत कसमकस लगी हुई है। पहले तो जो है 2-4 दिन पहले मिल जाता था हमें चेक। इस बार तो नगर आयुक्त और वो तो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। मेयर साहब से भी हमने कहा था, प्रस्ताव पहले लगाया था, अभी तक हमारी ना कार्यकारिणी में सुनवाई हो रही है ना सदन में हुई है। मेयर साहब से पता नहीं, अब हमारा जब मेले का कार्य है हमारे पेमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कि लाइटिंग का है, झांकी वालों का है, तो मेरी उनसे वो कृपा है कि वो चेक जल्दी से जल्दी मिलने का और बढ़ाकर मार्ग का भी सर अभी कोई वो पैच वर्क भी नहीं हुआ, ना कोई निर्माण हुआ, उसमें भी खड्डे और पड़े हुए। फुहारे मेन चौराहे पे एक मैनहोल है, वो भी उखड़ा पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई ढक्कन नहीं। क्षेत्रीय पार्षद शांति माहौर ने बताया कि महापौर को शहर के विकास की कोई चिंता नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आज तक वहां विकास कार्य नहीं हो पाए। जबकि महापौर इंद्रजीत आर्य ने अपने विदेश दौरे और गाड़ी का प्रस्ताव लगा दिया, इसलिए विकास कार्य करना होना सबसे बड़ा कारण है महापौर की मनमानी। सामने दौरा करा और सब जानकारी लेने के बावजूद भी वो प्रस्ताव लगाना भूल गए। क्या वो अपना प्रस्ताव लगाना भूले? नहीं भूले। कभी डॉलर मांगते हैं, कभी गाड़ी मांगते हैं घूमने के लिए। जनता के प्रति कोई भावना है या नहीं? इनके अंदर कोई भावना नहीं है। मेयर साहब सिर्फ केवल अपने ही लिए प्रस्ताव लगाते हैं, शहर के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। शहर के विकास के लिए कोई योगदान नहीं है, सिर्फ वो अपना चाहते हैं। जो भी है कुछ मेरे लिए हो, जनता के प्रति कोई भावना नहीं है। बहरहाल ये निगम की लापरवाही हो या महापौर की, लेकिन इस परेशानी ने मुकुट समिति के पदाधिकारियों की पेशानी पर बल जरूर ला दिया है, क्योंकि अब समिति को निकलने वाली झांकियों के भुगतान की चिंता सताने लगी है। देखना होगा कि निगम कब तक समिति को राहत दे पाता है। जैसे जैसे जनकपुरी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जनकपुरी समिति के साथ विकास कार्य कराने वाले विभाग भी सक्रिय हो गए हैं। इसके चलते रात दिन काम को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं कॉलोनी वासी भी खुशियों वाली रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आगरा वासियों के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लोगों को आगरा की जनकपुरी और राम बारात का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो वहीं जनकपुरी सजने वाले क्षेत्र में मानो घर की बेटी जैसा माहौल बन जाता है। इसलिए जनकपुरी कमेटी के सभी सदस्य पूरी निष्ठा के साथ इन दिनों कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। तो वहीं सरकारी विभाग भी इसमें अपनी पूरी रुचि दिखा रहे हैं, जिससे समिति के पदाधिकारियों को समय रहते ही सारे काम पूरे होने की उम्मीद है, क्योंकि चाहे जनक महल हो या प्रवेश द्वार, लगभग सभी 70% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसा कोई पानी इतना ज्यादा नहीं पड़ा कि उससे कार्य की प्रगति में थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन उसमें क्या है कि दिन रात काम करना पड़ा। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो रात में भी काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि तयशुदा टाइम तक ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी। अगर मार्ग की व्यवस्था की बात करें, सड़कों की जैसे इस समय लगातार बन रही है, तो लगभग कितना मार्ग जो है अब तक तैयार हो गया होगा? लगभग कितना अभी जो है वो शेष है? लगभग मैं समझता हूँ कि जिस जगह पे भी हमने मार्ग दिए थे, जहाँ झांकियों का था या राजा रामचंद्र जी की बारात जहाँ से निकल रही है, वो ऑलमोस्ट काम मैं समझता हूँ कि 70% पूरे हो चुके हैं। 30% जो है हम जैसे 10 तारीख तक का शासन प्रशासन बताते हैं, लेकिन 10 नहीं तो मैं समझता हूँ 12-13 तारीख तक ये सारे काम पूरे हो जाए। समिति के पदाधिकारी ने बताया कि पूरा दयालबाग इन दिनों एक परिवार के जैसे बना हुआ है, जैसे कि घर में शादी का माहौल हो। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में जुटा है। सभी लोग अपनी अपनी कॉलोनीज को सजाने में लगे हैं, ताकि भगवान राम की बारात में आने वाले लाखों लोगों को सच में जनक की मिथिला नगरी में होने का एहसास हो। सान का तो ट्रेडिशन ऐसा है, पड़ोस में भी शादी होती हो तो अपने घर पे एक स्वतः ही खुशी का माहौल बन जाता है। और ये तो राजा राम की बारात है, ये तो पूरे हमारे समाज का और पूरे शहर का आयोजन है, तो इसमें तो जाहिर है कि खुशी का माहौल बनेगा ही। हर तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं, महिलाएं अपने घर पर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उसकी तैयारियों में लगी हुई हैं। वो साजनक माहौल तो है। कॉलोनी वासियों की अगर बात करें तो वहाँ का क्या माहौल है? सजावट की अगर बात करें तो किस तरह की सजावट जो है लोगों को देखने को मिलेगी? देखिए, हमने कहा है कि इस बार हमारी एक मर्यादित जनकपुरी है, तो हमने ये कहा है कि कॉलोनी के लोग जो हैं अपने स्वतः ही अपनी कॉलोनी के लोग अपने 4-5 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लें और अपनी कॉलोनी को बिल्कुल एक जैसा सजाएं। ज़्यादा बर्बादी भी ना करें पैसे की और माहौल भी ऐसा लगे कि हाँ
खुशनुमा। बहरहाल इन दिनों पूरा दयालबाग मिथिला नगरी बनने की ओर अग्रसर है और वहां के निवासी भगवान राम की बारात लेकर आने का इंतजार कर रहे हैं। शासन के आदेश पर हर सोमवार को लगने वाले समाधान दिवस पर नगर निगम के तीनों जोन्स पर समाधान दिवस कैंप का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में सबसे ज्यादा समस्याएं साफ सफाई की मिली, जिन्हें दूर कराए जाने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर टोरेंट, आवास विकास और एडीए के अधिकारियों सहित नगर आयुक्त भी मौके पर मौजूद रहे। शासन के आदेश पर लगाया जा रहा समाधान दिवस सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन ये समाधान दिवस कैंप लोगों को उतनी राहत नहीं दे पा रहा जो उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि इस समाधान दिवस में किसी भी विकास कार्य की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ आने वाली समस्याओं में सबसे ज्यादा समस्याएं साफ सफाई को लेकर दिखी, जिससे लोगों में काफी रोष देखने को मिला। ये किसी एक मोहल्ले या क्षेत्र की बात नहीं थी, लगभग सभी जगह से सबसे ज्यादा शिकायतें सफाई को लेकर ही मिली हैं। उसके लिए मैं कमिश्नर साहब को, प्रशासन को, अपने व्यापार मंडल की ओर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी बहुत जल्दी सुनवाई करके उस सड़क का निवारण कराया। सड़क बहुत बढ़िया बन रही है, लेकिन सड़क बनने के बावजूद भी हमारी समस्या, जो प्रमुख समस्या थी, वो जल भराव की थी और जल भराव की समस्या अभी भी हमारे आगे है। बरसात बंद होने के 5-5, 6-6 घंटे तक जल भराव रहता है। उससे चूंकि हमारा मार्ग जो है वो एक वीआईपी मार्ग है, पर्यटक मार्ग है, हजारों पर्यटक वहाँ से निकलता है। इससे हमारे देश की छवि, हमारे आगरा की छवि खराब हो रही है और उस छवि की तरफ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और नगर निगम की भी बनती है। इस वजह से एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए हम नगर निगम आए थे। का निकास सही नहीं होगा, 6-6 घंटे पानी भरा रहता है। जो नाले की शील्ड है वो सड़क पे आ जाती है। हमारा पर्यटक रोड है आगरा फतेहपुर सीकरी मार्ग, जो विदेशों में हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है और वो संस्कृति विदेशों में जाकर धूमिल हो रही है ना। और ये शील्ड जो है 10-10 दिनों तक पड़ी हुई है, काफ़ी दुकानदारों को परेशानियां हो रही हैं। तो कम से कम इस नाले के 3 बार महीने में, साल में 3 बार कम से कम तले साथ सफाई होनी चाहिए और कूड़े की दान की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि कूड़ा नाले में ना जाए और कूड़ा पहले ही उठ जाए, जिससे कि नाले में कम से कम कूड़ा जा सके और कम से कम गंदगी हो, जिससे कि भराई वो नाला कम भरेगा और नाला कम भरेगा। इस समस्या को लेकर आया हूँ। शल्लाबाग रोड पर आशी गार्डन के निकट मेरा कार्यालय है, बहुत सारी दुकानें हैं। उसके सामने तिराहे पर स्वीपर लोग और वहाँ के निवासी विभिन्न बस्तियों का कूड़ा डालते रहते हैं, जिससे वहाँ पर ट्रकों कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर गंभीर बीमारी, संक्रामक रोग होने की पूरी आशंका है। इस संबंध में मैं नगर आयुक्त और महापौर इंद्रजीत आर को भी कई बार मिल चुका हूं, प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन औपचारिकता बतौर यहां पर आता रहता हूं और चला जाता। जबकि समाधान दिवस के बारे में नगर आयुक्त ने बताया कि क्योंकि शहर बड़ा है और कूड़ा निस्तारण सुबह जल्दी या देर रात होता है, इसलिए घरों और दुकान से निकलने वाले कूड़े को वहीं फेंक दिया जाता है, इसीलिए शहर की छवि खराब हो रही है। उनसे पूछे गए सवाल पर कि कर्मचारियों द्वारा डलाव घर के बजाय सड़क पर ही कूड़ा फेंकने वाले कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई की बात कहते नजर आए। केसेस पे रिव्यू किया जाता है, कई क्षेत्रों पे औचक, कई जगहों पर बताकर निरीक्षण किए जाते हैं। पर्यवेक्षकीय अधिकारियों को भी दायित्व दिया गया है कि वो सफाई व्यवस्था का निरंतर अनुश्रवण करते रहें। लेकिन ये एक जटिल कार्य है, एक कठिन कार्य है। जो डलाव घर हैं या जो हमारे कूड़ादान रखे हुए हैं, उनसे कूड़ा एक निर्धारित समयावधि में उठाया जाता है। वो रोस्टर के अनुसार है, कहीं पर प्रतिदिन 1 बार है, कहीं पर प्रतिदिन 2 बार है और कहीं पर जो बड़े डलाव घर हैं उनमें अल्टरनेट डेज पर हैं, 2 दिन 1 दिन के अंतराल पर कूड़ा उठाया जाता है। कूड़ा उठाने के बाद भी कूड़ा ला के वहाँ डाला जाता है और वो फिर इकट्ठा होता रहता है। तो चाहे आप एक बार कूड़ा हटा ही क्यों न दें, उसके 1 घंटे बाद भी आप अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ पर कूड़ा आपको कुछ न कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ मिलेगा। तो इसकी वजह से गंदगी दिखती है और ऐसा लगता है कोई सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। तो एक चैलेंज है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कितना सुव्यवस्थित और कितना बेहतर बनाया। शासन के आदेशानुसार इस कैंप में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद होने के आदेश के चलते यहाँ नगर निगम अधिकारियों के साथ साथ टोरेंट, आवास विकास और एडी के अधिकारी भी मौजूद रहे और समस्याओं के समाधान किए और बड़ी समस्या होने पर उसे जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। बिजलीघर चौराहे पर बनी शिवाजी मार्केट कमेटी ने नई पहल करते हुए पानी का एक छोटा सा टैंक बनाकर उसमें गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। इस मौके पर सभी कमेटी के लोग मौजूद रहे और आने वाली दुर्गा पूजा में भी इसी तरह मूर्ति विसर्जन करने की अपील की, ताकि यमुना मैया को मेला होने से बचाया जा सके। एक और
जहां आस्था के नाम पर लोग यमुना को दूषित करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिजली घर स्थित शिवाजी मार्केट में गणेश भगवान स्थापित किए गए थे, जिनका कमेटी के लोगों ने विधि विधान से मार्केट में ही एक बड़े से बर्तन में कुंड बना गंगाजल के साथ लाई गई छोटी सी मिट्टी की गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया, ताकि आस्था के नाम पर यमुना को मैली होने से बचाया जा सके। मार्केट एसोसिएशन वाले आपके मीडिया के चैनल द्वारा एक परंपरा, नई परंपरा तो हम ही बनाते, हम ही को बदलनी होती है। क्यों ना जिस तरह से जमुना जी में प्रशासन द्वारा ये कुंड बनाए गए थे, अब कुंडों में आप जाके देखो कितनी बदहाली है। तो हमने ये सोचा जब गणपति जी को 10 दिन हम अपने पास रखते हैं और उनकी सुबह शाम आरती करते हैं, क्यों नहीं उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने ही क्षेत्र में, अपनी ही जगह में, गंगा जल में, स्वच्छ पानी में हम लोग उनको विसर्जन करें। और वो जितना भी, जैसे 280 दुकानदार हैं, वो जो गंगा जल और शुद्ध हो गया गणपति जी के विसर्जन से, तो हम सभी लोग दुकानदार लोग इसमें से एक एक जो क्या कहते हैं डब्बा या एक एक कोई भी मतलब गोलोटा लेके अपने घर में जाएंगे और पूरा साल जब तक गणपति जी नहीं आएंगे तब तक हम उनके गुणगान में रोज अपने घर में 4-6 बूंद 10 बूंद छिड़का करें। कमेटी के एक अन्य सदस्य ने बताया कि लोग पूजा के नाम पर यमुना को दूषित करने में लगे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो कुंड बनाए गए हैं वो आस्था के नाम से खिलवाड़ हैं, इसलिए कमेटी के लोगों ने पहल करते हुए इसे अपने बनाए कुंड में ही विसर्जित किया। उन्होंने ये भी बताया कि कमेटी के लोग इस पवित्र जल को अपनी पूजा के स्थान पर रखेंगे। यमुना जी में विसर्जन नहीं होगा। शासन द्वारा प्रयास किए गए कुंड बनाने के, लेकिन वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है। इसी प्रयास को लेकर के, इसी विचार को लेकर के शिवाजी मार्केट एसोसिएशन ने एक परंपरा को बदला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले परंपरा को बदलने का बीड़ा उठाया था कि भगवान विष्णु की पूजा वो होती थी उस समय, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गोवर्धन पर्वत की पूजा हो, क्योंकि पर्वत पे जो उगने वाले पेड़ हमें जीवन भर सब कुछ देते हैं। इसी प्रकृति को बचाने के लिए, इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, यमुना माँ को प्रदूषण से बचाने के लिए और यमुना में जो जलीय जीव होते हैं उनकी हत्या को रोकने के लिए हमने एक शिवाजी मार्केट एसोसिएशन ने एक अस्थायी कुंड बना करके उसमें गणेश जी का विसर्जन किया है। अब इस विसर्जन में गंगा जल भी डला हुआ है और ये मूर्ति जो हमारी 1 फुट की पूर्णतः मिट्टी की है, इसमें पीओपी का कुछ भी अंश नहीं है और इसका जो जल है वो एक एक लोटा सभी दुकानदारों को दिया जाएगा। वो अपने घर पर अपनी तुलसी में डालें, अपने घर में रखें, अपने पार्क। गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने से पहले कमेटी के लोगों ने प्रतिमा के साथ पूरी मार्केट का भ्रमण किया और गणेश स्तुति के साथ ही ढोल की थाप पर भक्तगण जमकर झूमे। इस दौरान सभी भक्त पूरी तरह से गणेश की भक्ति में डूबे नजर आए। सोमवार को जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजीकरण से लेकर परामर्श और फिर दवा वितरण तक हर जगह मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। 2000 ओपीडी पंजीकरण के अलावा 3000 से ज्यादा पुराने मरीज जिला अस्पताल पहुंचे। एक और ये भीड़ सरकारी सुविधाओं की तारीफ करती है, तो दूसरी ओर 5 चिकित्सक और 5000 मरीज, यानी सब कुछ गोलमाल। सूबे की सपा सरकार ने दवा और जांचें तो फ्री कर दी, लेकिन चिकित्सकों की संख्या जस की तस है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सपा सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। अभी चंद माह पहले ही प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के साथ जांच सुविधाएं भी निःशुल्क करा दी थी। सोमवार को जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर्चा बनवाने से लेकर दवा वितरण तक हर जगह मरीजों को घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK राजवंशी के मुताबिक सोमवार को 2000 से ज्यादा मरीजों ने ओपीडी में पंजीकरण कराया है। 2000 मरीजों के अलावा 3000 से ज्यादा पुराने पर्चे वाले मरीज भी सोमवार को जिला अस्पताल पहुंचे। सोमवार को लगभग 2000 नए पर्चे बनते हैं और जितने नए पर्चे बनते हैं उसके आप अंदाज लगा दिए कम से कम 1.5 गुना पुराने पर्चे वाले होते हैं। 2000 + 3000 करीब 5000 मरीज सोमवार के दिन हमारे वायर ओपी विभाग ओपीडी में आता है। मरीजों की भीड़ का आना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता की ओर इशारा करता है, तो वहीं 5000 से ज्यादा मरीजों का चंद चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कुछ अटपटा सा लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में 5 चिकित्सक सेवाएं देते हैं। ऐसे में एक डॉक्टर द्वारा 4 घंटे में 1000 मरीज देखना वाकई जादू है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं का ढिंडोरा तो पीट दिया, लेकिन उनकी गुणवत्ता का कतई ध्यान नहीं रखा। आज नतीजा ये है कि जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ दर्ज कर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है।
जिला सेवायोजन कार्यालय में आगामी 12 सितंबर को बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात की 2 बड़ी निजी कंपनीज के अलावा भारत सरकार के उपक्रम वाली LIC भी मेले में भाग लेगी। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को SMS और पत्र के माध्यम से रोजगार मेले की सूचना दी जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को अब रोजगार का अवसर मिल सकेगा। विभाग की ओर से आगामी 12 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला सेवायोजन रोजगार अधिकारी के मुताबिक रोजगार मेले में गुजरात की 2 निजी कंपनियां भाग ले रही हैं। मीसा सिक्योरिटी, रिलायंस के अलावा बीमा क्षेत्र की बड़ी कंपनी LIC भी रोजगार मेले में भाग लेकर बेरोजगारों को रोजगार का अवसर देगी। रोजगार मेले के लिए पंजीकृत बेरोजगारों को SMS के अलावा पत्र भी भेजे जा रहे हैं। विभाग की ओर से रोजगार मेले का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिससे से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार हासिल हो सके। विभाग की ओर से हर माह रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। सरकार की ओर से बेरोजगार भत्ता योजना बंद करने के बाद विभाग की नजर अब रोजगार मेलों पर ही है। सितंबर को लगेगा रोजगार मेला और उसमें मीसा सिक्योरिटी करके एजेंसी है गुजरात की, वो गार्ड की भर्ती करेगी। गार्ड, सुपरवाइजर, गनमैन, इनकी भर्ती है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं? और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये करेगी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पदों पर। और इसमें इंटर हाई स्कूल से इंटरमीडिएट मांगी है क्वालिफिकेशन, कमीशन बेस पर नियुक्ति करनी है। बेरोजगारों को किस तरह सूचना दी जा रही है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले में आकर भाग ले सकें? हाँ, हम पर्सनली भी भेज रहे हैं उनको और एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया है अखबारों में। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
और ब्रेक के बाद अगली खबर। गणेश उत्सव के आखिरी दिन ताजनगरी की गली गली में विराजमान विघ्नहर्ता का विसर्जन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ गजानन की सवारी निकाली गई। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ की धुन पर झूमते गाते भक्तों ने नम आंखों से बप्पा का विसर्जन किया। एक सप्ताह से चल रहे गणेश उत्सव के आखिरी दिन ताजनगरी में गणपति बप्पा मोरिया के विसर्जन की धूम देखने को मिली। ताजनगरी में चंद वर्ष पहले शुरू हुए गणेश उत्सव की धूम शहर की हर गली और मोहल्ले में थी। विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना से भक्तों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं सोमवार को भगवान श्री गणेश के विसर्जन के मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भक्त गणपति की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। बढ़िया तरीके से मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सभी भक्ति हम मंदिर में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से होते अपनी यात्रा कर रहे हैं, गणेश जी के विसर्जन जा रहे हैं। अपने द्वारा प्रार्थना करते हैं कि अगली बार से इस तरीके से इस बार आए हैं तो 4 गुना 5 गुना द्वारा से आए और द्वारा से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए। रंग गुलाल उड़ाते और रास्तों पर ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते भक्त प्रथम पूज्य भगवान गणेश की भक्ति में चूर नजर आए। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जय घोषों के साथ भक्तों के समूह नजर आए। वहीं हजारों की तादाद में गणपति के भक्तों ने बल्केश्वर घाट पर गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया। सोमवार को संजय प्लेस डाकघर पर डाक एटीएम मशीन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डाक एटीएम मशीन की गुणवत्ता और उसके कार्यक्रमों की जानकारी डाक अधिकारियों को दी गई। नवागत एसएसपी डाक का कहना है कि डाक विभाग आगरा में आगामी माह में अपने ग्राहकों को एटीएम की सुविधाएं दे देगा। डाक विभाग आगरा में अपनी डाक एटीएम मशीन लगाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है। विभाग ने अपने विभाग के 4 प्रमुख डाकघरों पर एटीएम मशीन लगाने के लिए निर्माण भी करा दिया है और इन निर्माणों में एटीएम मशीन्स को कब और कैसे लगवाया जाए, इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एसएसपी डाक ने संजय प्लेस डाकघर पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में डाक विभाग के डायरेक्टर भी शामिल हुए। बैठक में एटीएम मशीन लगाने को लेकर गहनता से चर्चा की गई। इसके बाद एसएसपी डाक के अनुसार आगामी माह में डाक ग्राहक भी बैंकों की तरह डाक एटीएम बैंकिंग की सुविधा ले सकेंगे। इस बार गणेश विसर्जन पर प्रशासन ने ताजगंज दशहरा घाट पर मूर्ति विसर्जन की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इसे लेकर गणेश भक्तों में बेहद नाराजगी देखी गई। इस नाराजगी को देखते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की परवाह किए बगैर दशहरा घाट पर एक बड़ा कुंड खोदकर तैयार किया और इसमें ताजगंज निवासियों ने गणेश मूर्तियों को विसर्जित किया। डाक विभाग आगरा में अपनी डाक एटीएम मशीन लगाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है। विभाग ने अपने विभाग के 4 प्रमुख डाकघरों पर एटीएम मशीन लगाने के लिए निर्माण भी करा दिया है और इन निर्माणों में एटीएम मशीन्स को कब और कैसे लगवाया जाए, इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एसएसपी डाक ने संजय प्लेस डाकघर पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में डाक विभाग के डायरेक्टर भी शामिल हुए। बैठक में एटीएम मशीन लगाने को लेकर गहनता से चर्चा की गई। इसके बाद एसएसपी डाक के अनुसार आगामी माह में डाक ग्राहक भी बैंकों की तरह डाक एटीएम बैंकिंग की सुविधा ले सकेंगे। ताजनगरी में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने में सहयोग करने के उद्देश्य से बनवाई गई नौका विहार झील एक बार फिर आबाद हो गई है। उद्यान विभाग ने इस बार इस झील को पहले से ज्यादा सुंदर बनाया है। वहीं रात्रि भ्रमण के लिए बेहतर लाइटिंग और साउंड की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। शाहजहां गार्डन में नौका विहार झील का एक बार फिर उद्घाटन हो गया। इस बार इस नौका विहार झील को पहले के मुकाबले अधिक सुंदर और बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। वहीं इस बार उन सभी गलतियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया जिनकी वजह से इस झील के हालात खराब हो गए थे। व्यवस्था की है जो सुबह 7 बजे से लेकर और रात के 9 बजे या 10 बजे तक हम बोटिंग करा सकता है कस्टमर आगरा से। और दूसरा बच्चों के लिए स्लाइडिंग झूले हैं, कई प्रकार के झूले हैं वो भी लगाए जा रहे हैं और फाउंटेन है और अच्छी व्यवस्था की जा रही है। जैसे कि अगर खान पान के लिए स्टॉल है जो कि शुद्ध देसी घी से निर्मित होगा सारा सामान और हमारे मतलब आगरा शहरवासियों के लिए सही है। नाइट के लिए भी इसे कुछ तैयार किया गया है, लाइटिंग वाइटिंग? हाँ, रात के लिए विशेष रूप से लाइटिंग का और सिक्योरिटी का विशेष ध्यान दिया गया है। तो लाइटिंग है, चारों तरफ लाइट लग रही है और जो कि 2-3 दिन में पूरी हो जाए। गलतियों से बचाव और बेहतर सुविधाओं का इंतजाम। इस बार ऐसी ही सुविधाओं से सजी है नौका विहार झील।
इस बार झील को एक नया गेट भी मिला है, जहां से पर्यटक सीधे झील की ओर अपना रुख कर सकेंगे। मनोरंजन के लिए म्यूजिक साउंड की व्यवस्था की गई है। पर्यटक झील में बोटिंग करें, इसके लिए झील के पानी में सफाई और रंग बिरंगी मछलियां छोड़ी गई हैं। बच्चों के लिए झूले और खाने पीने की कैंटीन की भी व्यवस्था है। और सबसे अलग इस बार इस झील और शाहजहां गार्डन में साउंड के साथ सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है, जो स्थानीय पर्यटकों के साथ साथ ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। पिछले 10 सालों से भगवान गणेश की विदाई के मौके पर होने वाले भंडारे का आयोजन इस बार हाथी घाट पर किया गया। ताजगंज व्यापार कमेटी ने इस बार 500 किलो के भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें गणेश विसर्जन को आने वाले हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। गणेश विसर्जन के मौके पर ताजगंज व्यापार कमेटी ने हाथीघाट पर 500 किलो के भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में आलू की सब्जी और पूड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। और आगे हमेशा चलता रहेगा। भक्तों का क्या कैसे? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे कुंड बना दिया गया है। हमारे बजरंग दल के जो संयोजक हैं, उन लोगों का बहुत सहयोग है हमारे साथ। सुनील पाराशर जी हैं और सभी लोग, तिवारी जी हैं और सभी लोग हैं। सभी का बहुत अच्छा कॉपरेशन है हमारे साथ। इस बार विसर्जन यमुना में नहीं हुआ, कुंड में हुआ है। मतलब जो गणेश भक्त उनमें कैसा? कोई नहीं है। देखिए, ये तो सब अपने अपने सबकी श्रद्धा है। उन्होंने विसर्जन कुंड में ही किया है। यमुना को अपना साफ रखने के लिए लोगों ने जो पहल की है, उसका सभी ने स्वागत किया है और उसको अच्छी तरीके से निभाया है। और आपकी तरफ से? हमारी तरफ से भी बिल्कुल यही है। बिल्कुल। वहीं गणेश विसर्जन को आए भक्त भी इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर बेहद खुश नजर आए। भंडारा करा रहे कमेटी सदस्य ने बताया कि कमेटी पिछले कई सालों से इस भंडारे का आयोजन विसर्जन के दिन दशहरा घाट पर कराती आ रही है, लेकिन इस बार प्रशासन की अनदेखी के चलते वहां कुंड नहीं बनाया गया। इसे देखते हुए इस भंडारे का आयोजन इस बार हाथी घाट पर किया जा रहा है। कमेटी सदस्य ने बताया कि कमेटी हर साल इस भंडारे को गणेश विसर्जन के दिन खाद्य सामग्री का वजन बढ़ाकर करती है, जो इस बार 500 किलो हो चुका है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया है। और आइए अब ताज न्यूज के स्पेशल सेगमेंट पीस ऑफ न्यूज की तरफ रुख करते हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट पुष्पांजलि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रविशंकर से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है कि आज बाजार में रियल एस्टेट को लेकर योजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं और ऐसी स्थिति में कस्टमर कंफ्यूजन में है कि उसे किन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। पर्पस क्या है, डिपेंड करता है कि बेसिकली कस्टमर का पर्पस क्या है। अगर वो पर्पस एंड यूज़ है तो निश्चित रूप से वो अपनी प्रेफरेबल लोकेशन पे प्रोजेक्ट लेना चाहेगा या यूनिट लेना चाहेगा। अगर उसका पर्पस इन्वेस्टमेंट है फॉर दैट मैटर, तो मेरी सलाह हमेशा इन्वेस्टर को ये रहती है कि आप कृपया सबसे पहले इस बात की जांच परख कर लें कि किस प्रोजेक्ट में एंड यूज़र है, क्योंकि आपका पैसा तब बढ़ेगा जब एंड यूज़र होगा। आपका पैसा अपने आप एस्केलेट नहीं करेगा। ये शेयर मार्केट नहीं है। रियल एस्टेट की मार्केट की इकोनॉमी में और स्पेकुलेटिव मार्केट की इकोनॉमी में ये फ़र्क है। तो रियल एस्टेट की मार्केट में किसी भी पैसे की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब वहाँ एंड यूज़र होगा, और इसीलिए हम अपनी मार्केटिंग प्लानिंग में सबसे ज़्यादा फोकस एंड यूज़र को पे रखते हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा हमारे सेकेंडरी चॉइस होते हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज से। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप,
और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।